नमस्कार साथियों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेकर के आप लोगों के पास एक नया अध्याय, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं वो कल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से। और उनकी जगह पर जस्टिस खन्ना जो हैं वो 11 तारीख को राष्ट्रपति महोदया द्वारा उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलवाई जाएगी और वो अगले 6 महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाएंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। अब जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हमारे यहाँ पर भारत में जो पूरी शासन व्यवस्था है वो 3 आधारभूत स्तंभों पर टिकी हुई है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों अलग अलग हैं और तीनों आपस में जुड़ी हुई है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां इन तीनों को ये अधिकार देती हैं कि अपने अपने क्षेत्र में ये बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के काम कर सके। अब इन्हीं में से जो सबसे बड़ी शक्ति एक है न्यायपालिका की, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके चीफ जस्टिस मतलब जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस। तो आज के अध्याय में हम इसी संबंध में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ विवाद भी है इसके ऊपर, और क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी भूमिका के साथ सही से सही मायने में निर्वाह कर पाते हैं। आइए साथियों, देखिए जैसा कि आपको पता है आजादी के पहले यानी पुराने जमाने में, आजादी के पहले ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स से पहले राजशाही जब थी तो राजा ही सर्वोच्च हुआ करता था। जो भी निर्णय लेना होता था, जो भी उसको व्यवस्था देनी होती थी, वो राजा ही देता था। सर्वोच्च निर्णय उसी का होता था। उससे नीचे जो है कोतवाल वगैरह और जो भी लोग होते थे वो लोग सजा छोटी मोटी दे देते थे, लेकिन आदमी सबसे आखिर में जाता था राजा के पास। वहां से अगर उसको माफी मिल जाती थी, सजा कम हो जाती थी, कई बार बढ़ भी जाती थी। इस तरीके की चीजें होती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय की हम संरचना भी समझ लेते हैं। सबसे निचले स्तर पर तहसील स्तर पर अदालतें होती हैं। उसके बाद जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, जिसका मुखिया जिला न्यायाधीश होता है, उसको हम जिला न्यायाधीश कहते हैं। उसके बाद फिर उच्च न्यायालय होता है, जहां पर भी मुखिया मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के। प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी उनको हम कह देते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश या झारखंड के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, सर्वोच्चतम न्यायालय पर वो आ जाता है। वहां पर मुखिया जो होते हैं वो कहलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जस्टिस खन्ना जो है वो शपथ लेने वाले हैं। 11 तारीख को राष्ट्रपति महोदया द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और वो भारत के 51वें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके साथ उनका कार्यकाल होगा 6 महीने का। 6 महीने का कार्यकाल होगा, फिर कोई नया मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। तो आज भी यही संरचना है। पहले आदमी सबसे निचले कोर्ट में जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, फिर राज्य स्तर पर आता है, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में आए। पहले भी मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, जब आपको लगे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकार या संविधान ऐसा कुछ जहां पर लगे आपको कि संविधान की अवमानना हो रही है, संविधान का हनन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो भूमिका है यानी मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके नियुक्ति, उसके बाद नियुक्ति से लेकर के फिर आगे जो चीजें हैं उनमें। तो हम अब समझते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसा ये मैंने अभी बताया आपको कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाएगी नए मुख्य न्यायाधीश को। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करती हैं। दूसरी चीज ये है
संविधान के संरक्षक होने के नाते भी राष्ट्रपति महोदया ही न्यायपालिका के प्रमुख को नियुक्त करती हैं, जैसे कार्यपालिका का प्रमुख भी वही नियुक्त करती हैं, और जो आपकी विधायिका होती है वहां पर जो प्रमुख है वो भी चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति वहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का चुनाव जो है, मतलब नियुक्ति जो है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। अब हम प्रक्रिया, तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नियुक्ति होती कैसे है आखिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की। तो यहाँ पर दो संविधान के अनुच्छेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में जिनमें ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय होगा और मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा होगी। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, यानी एक सर्वोच्चतम न्यायालय होगा। आर्टिकल 124 क्लोज 2 ये कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाए, राष्ट्रपति द्वारा की जाए। अब ये इतना तो यहाँ तक कह दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 147 तक पूरी बात लिखी हुई है, संरचना के बारे में, संविधान के बारे में, पावर के बारे में, जजिस के बारे में, ये सब चीजें उसके बारे में बात की गई है संविधान में। तो लेकिन अब यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये है कि इतना ही लिख के यहाँ पर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, इसके आगे बात ही नहीं की गई है। तो अब यहीं पर असली दिक्कत खड़ी हो जाती है, जो विवादों को जन्म देती है। आगे हम बात करेंगे विवादों के बारे में, तब मैं इस पर बात करूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जब संविधान बना था तो उस टाइम पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 और जज होते थे साथ में मिलाकर के। आज के वर्तमान समय में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 और जज मिलाकर के 34 हो गए हैं आज के समय पर। जैसे कभी आपने सुना भी होगा कि फुल बेंच की बैठक हुई, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की बैठक हुई, तो उसका मतलब यही होता है कि वहां पे पूरे जज जो है 34 के 34 वो बैठते हैं बेंच में। तो एक ये बात हो गई। अब राष्ट्रपति, अब आप कहोगे सर राष्ट्रपति तो अपने आप कुछ करते ही नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, और अगर वो करेंगे तो क्या ये नियुक्ति पक्षपातपूर्ण नहीं होगी? तब तो, क्योंकि वो कैबिनेट की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री अपना आदमी बिठा देंगे जी कि आप बन जाओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है। इसके लिए जो प्रथाएं शुरू से चल रही हैं, देखिए ये सब चीजें अब जाकर के कंट्रोवर्शियल हुई हैं। जब कभी संविधान बना था और उस टाइम पर ये प्रथाएं शुरू हुई थी, तब ये सब चीजें इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं थी। कंट्रोवर्सी तब भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। होती थी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब नियुक्ति होनी होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, जैसे अभी जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले हैं, 11 तारीख को हो जाएंगे। तो जो रिटायरिंग जज होता है, जो रिटायर होने वाला चीफ जस्टिस होता है, वो नाम सुझाता है। तो जो मैं बात कर रहा था कि ऐसे नहीं होता है कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से या कैबिनेट अपनी मर्जी से किसी को भी बना देगी। उसके लिए जो प्रथाएं हैं, जो चल रही हैं, कन्वेंशनल जो चीजें हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वर्तमान में, वो नाम सुझाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उसमें से सबसे वरिष्ठतम जज का, यानी कि जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके बाद जितने जज हैं, यानी कि 33 अभी वर्तमान में 33 हैं, तो 33 में से जो सबसे सीनियर होगा, यानी जस्टिस संजीव खन्ना अभी सबसे सीनियर जज हैं, उनका नाम सुझाया किसको? जो भारत सरकार का एक विभाग मंत्रालय होता है, न्याय, सामाजिक न्याय एवं ये आपका जस्टिस और कंपनी अफेयर्स का विभाग जो होता है, वहां पर जो है ये उनके जो मंत्री होते हैं उनको नाम भेज दिया जाता है कि ये हमारी तरफ से सबसे सीनियर जज हैं और मैं इनके नाम का मतलब जो है अनुमोदन करता हूं कि इनको चीफ जस्टिस मेरे बाद ये अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे।
वहां जब नाम पहुंचता है, उसके बाद मिनिस्ट्री से, यानी जब मंत्रालय में पहुंचता है, मंत्रालय से फिर ये आगे जाता है प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री उस पर मुहर लगाते हैं, और उसके बाद ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलवा देते हैं। तो मैंने ये इसलिए कहा, आप कहोगे सर कि इसमें तो प्रधानमंत्री का पूरा पूरा रोल है, प्रधानमंत्री चाहे तो मना कर दे। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि चीजें कन्वेंशनल हैं, और दूसरी चीज ये है कि ये प्रथा है कि जो सबसे सबसे सीनियर जो होंगे उनको ही नियुक्त किया जाए। भाई यही होता है ना कि सबसे पहले अपने घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर मेरे बाद दूसरे नंबर पे कोई होगा, फिर तीसरे नंबर पे कोई होगा, तो ऐसे ही एक एक करके बढ़ते जाएंगे ऊपर। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मर्जी नहीं चलती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मतलब उनका इंटरफेयर अगर चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि कोई बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं है इन सब मामलों अच्छा में। कई बार जो मैंने कहा कि सीनियर को ही बनाया जाता है, तो कई बार जो है इस चीज की भी दो चार बार देखी हुई है, और किसी और को बना दिया गया, तो वहां पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप देखने को हमें मिलता है कि सीधा हस्तक्षेप था। तो सामान्यतया तो ये प्रक्रिया होती है। जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कहा कि साहब मैं रिटायर हो रहा हूँ। जस्टिस खन्ना सबसे वरिष्ठतम जज हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री को लिखा, मंत्रालय को लिखा, जो न्याय मंत्रालय होता है। वहां से बात प्रधानमंत्री जी तक गई, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदया को कहा, और राष्ट्रपति महोदया 11 तारीख को जस्टिस संजीव खन्ना को शपथ दिलवा देंगी, और वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे नए 51 में। तो ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई, लेकिन क्या, और मैंने ये भी कहा कि वरिष्ठता का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, एक दो बार हुआ है, ज्यादातर नहीं होता है। तो लेकिन क्या ये इतना ही आसान है, इतना ही सरल है? तो इसके बारे में हम आगे बात तो देखिए साथियों, जैसा मैंने भी आपको बताया कि ये आपको लगा कि ये इतनी आसान प्रक्रिया है और बस हो गया चीफ जस्टिस का चुनाव, तो ये इतना भी आसान नहीं होता है। दो बार सन 1973 और 1977 में दो बार ऐसा हुआ है जब जो सबसे सीनियर जज थे, सबसे मोस्ट सीनियर थे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उनको हटा करके चौथे पांचवें नंबर वाले को जो है वहां पर चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि सरकार उन लोगों को चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट करना चाहती थी। भाई उनका विवाद था, एक तो केशवानंद भारती केस ही था, और एक केस और था, तो ये वहां पर जो है विवाद, मतलब उससे सरकार खुश नहीं थी, उनके डिसीजन से। तो सरकार खुश नहीं थी, तो रिकमेंडेशन उन्होंने कहा कि रिकमेंड तो प्रधानमंत्री को ही करना था, तो उन्होंने आगे जो है रिकमेंडेशन जो दिया वो उन 3-4 जजों को छोड़कर फिर उससे नीचे के जो जज थे उनका दे दिया कि इनको बना दिया जाए। तो अब जब इस तरीके की चीजें होने लग गई, ये विवाद यहाँ पर आ गया, तो सन 1993 में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा होगा, और सरकार को जो नाम सुप्रीम कोर्ट सुझा देगा, जो सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई जो नाम सुझा देंगे, वर्तमान सीजेआई, वही नाम उनको आगे रिकमेंड करना होगा। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। तो साथियों यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सीजीआई जो नाम सुझाएंगे या जो नाम देंगे वो किसी का भी नाम नहीं होगा। मतलब अब ये नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 73 और 77 में जो है 3-4 जजों को जो है उनको ओवरलैप करके और फिर दूसरे को बना दिया गया, और फिर उन जजों ने इस्तीफा दे दिया जो सीनियर जज थे। भाई अब जूनियर के अंडर में मुझसे जूनियर को अगर मेरा बॉस बना दिया जाएगा तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? दिक्कत है काम करने में, सबको होती है। मुझसे जो सीनियर है वो मेरा बॉस बने, कोई दिक्कत नहीं, 4 आदमी सीनियर है, किसी को भी बना दो। तो इस तरीके की चीज सब जगह होती है। मानवीय संवेदनाएं, मानवीय भावनाएं भी कुछ चीज होती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये इसमें ये 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नाम देंगे वही माना जाएगा। तो उसके साथ साथ ये बात भी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नाम देंगे वो सबसे मोस्ट सीनियर यानी वरिष्ठतम जज का ही नाम सुझाएंगे, और अगर किसी वजह से वो फिट नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है, या वो अनिच्छा व्यक्त कर देते हैं,
रिजाइन कर देते हैं या कुछ और कारण होता है, तो उसके बाद जो दूसरे नंबर के सबसे वरिष्ठ होंगे उनका, अगर वो भी मान लो मना कर दें, तो तीसरे नंबर के जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनका। ऐसा नहीं है कि सीजीआई कहेंगे ये मेरा चेला है, ये मेरी बहुत अच्छी बात मानता है, इसी को बना देता हूँ अगला चीफ जस्टिस, तो ऐसे तो फिर सब अपने ही लोगों को बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज यहाँ पर हो गई, ये पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद इस तरीके से चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो जाती है। अब देखिए चीफ जस्टिस के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चीफ जस्टिस का काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है इसके बारे में, और क्यों आखिर सरकार को डिसीजन पसंद नहीं आए तो उन्होंने क्यों दूसरों को जज बनाया, या अभी थोड़े दिन पहले लगभग 1 साल पहले सरकार ऐसा कुछ प्रावधान भी करने वाली थी कि जो कमेटी होती है, यानी कि उनके नीचे भी कमेटी होती है, जब सीजीआई किसी चीफ जस्टिस के लिए जज का नाम सिफारिश करते हैं जिसके नाम की, तो उससे पहले भी एक कमेटी नीचे होती है, इंटरनल कमेटी होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो पहले ये फैसला करती है कि किसका नाम आगे बढ़ाना है और किसका नाम दिया जाए। तो सरकार ये चाहती थी कि वहां पर सरकार का भी बंदा हो, यानी कि हमारा भी इंटरफेयर रहे, और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता कि सरकार का कोई इंटरफेयर हो। कहते हैं कि हम आपसे हमें मतलब क्या है, आप सरकार हो, सरकार चलाओ, हमें संविधान ने शक्तियां दी हैं, हम अपना चलाएंगे। तो उस तरीके की चीजें ये हुई। तो आखिर ये मुद्दे आए ही क्यों, या ऐसी क्या बात हुई? तो आइए थोड़ा सा इसे समझने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोवर्सीज को समझने के लिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्य क्या क्या। साथियों देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस कई सारे होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही होते हैं, जो कि सर्वोच्चतम न्यायालय के मुखिया भी होते हैं, और जो है देश की न्यायपालिका के मुखिया भी वही होते हैं। तो इनके पास मेन जो है, जो एक मुखिया के रूप में, सर्वोच्चतम न्यायालय के मुखिया के रूप में सीजीआई के पास दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। एक तो बेंच का गठन करना, आपने सुना होगा ना कि उस वाले बेंच के पास मुकदमा लगा है, उस वाले बेंच के पास लगा है, ये मुकदमा इतने दिन बाद लगेगा, इसके लिए बेंच का गठन। और कई बार हम भी अपील करते हैं कि सीजीआई को कि सर इसके लिए अलग से बेंच गठित कर लीजिए, बना दीजिए, इस तरीके की चीजें। तो एक तो ये इनका काम होता है, दूसरा कौन सा मुकदमा कौन सी बेंच देखेगी, ये विशेषाधिकार है सीजीआई का। वो जिसको चाहे उस बेंच को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसको फिर आप जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये दो काम इनके मुख्य होते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ न्यायपालिका की मतलब जो है संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है फिर अपना उनका प्रशासनिक काम भी है, और नीचे से जो मुकदमे फिर ऊपर आते हैं धीरे धीरे। मैंने बताया था ना शुरुआत में कि कोतवाल से शुरू हुआ राजा पे जाके खत्म हुआ, तो वो वाला सिस्टम है कि सबसे नीचे से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे जो जहां तक जैसा चल पाए जा सकता है। जब केजरीवाल महोदय भी पीछे जब जेल में बंद थे, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज। तो कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ, मैंने बताया भी आपको। तो इस तरीके से ये होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ये कार्य हो गए, और ये यहाँ पर दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, पूरी तरीके से संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो हैं उसको मिली हुई हैं, उनके आधार पर वो काम करता है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, कार्यपालिका और विधायिका का कोई इंटरफेयर नहीं है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये पद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ में मैंने बताया आपको कि वो संविधान के संरक्षक होते हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार कई ऐसे डिसीजन आते हैं, कई बार ऐसे कई फैसले जो है न्यायालय द्वारा दे दिए जाते हैं, जो सरकार को असहज करने की स्थिति में उनको जो है डाल देते हैं। तो अभी देखिए, जैसे भी मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले ही या 2 दिन पहले ये डिसीजन आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको माइनॉरिटी का दर्जा जो था वो उसको बरकरार रखा गया है, खत्म नहीं किया गया है। तो सरकार भी इस डिसीजन से खुश नहीं है इतना ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट के। तो ये इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, लेकिन हाँ फिर भी कुल मिलाकर के
बहुत ज्यादा हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हैं, आपका हस्तक्षेप नहीं है, आप प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी, ये समझ में आएगा कि कंट्रोवर्सीज क्यों मचती हैं और आखिर क्यों इतनी दिक्कत है कि इस तरीके से हो लेकिन बहुत ज्यादा हो नहीं पाता है, नहीं किसी की उसमें इतनी ज्यादा वो चलती है। अच्छा, दूसरी चीज एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट यानी जो न्यायपालिका है वो भी अपना जो एक अपने आप को एक अलग वर्ग मानती है, एक एलीट वर्ग जैसी बात उनके अंदर भी होती है जजिस के अंदर। तो वो भी ये सोचते हैं कि हमारा अलग ही रहे, गवर्नमेंट हमारा क्या कर रहेगी। भाई उनको पूरी आजीवन प्रोटेक्शन मिलता है संविधान के तहत, तो आप उनका कर तो वैसे भी कुछ नहीं सकते। तो ये चीज भी है, तो वो भी चाहते हैं कि हम अपना दर्जा बनाए रखें, और सरकार चाहती है कि हम इसमें घुस जाएं बीच में ताकि हमारा भी इंटरफेयर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अलग चीज है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर होता है तो वो तो अलग चीजें हो गई काफी सारी। तो आखिर यहाँ पर ये भी होता है कई बार कि सरकार का आर्गुमेंट ये यहाँ पर ये देती है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हम देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से परिभाषा बता देता है, अपने हिसाब से व्याख्या कर देता है, और उसमें जो है दिक्कत हो जाती है, सरकार के सामने कई बार मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।